बात करते हैं क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कीम के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम है। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? CDP। फुल फॉर्म होती है क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। पूरे तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, यानी कि पूरे तरीके से फंड करी जाएगी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन कौन सी हैं? नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के तहत आता है, वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है जो पूरे देश में इसको इम्प्लीमेंट करेगी CDP स्कीम को। NHB की फुल फॉर्म ही नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड होती है। अब ये स्कीम जो लॉन्च हुई थी, ये लॉन्च हुई थी 2021 में पायलट बेसिस पर। पायलट बेसिस का मतलब होता है जब पहले कुछ एरियाज में जो स्कीम है उसको रिसर्च ट्रायल के तौर पे जो है लॉन्च करके देखा जाएगा, कैसे इसके रिजल्ट निकल के आते हैं, कैसे कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आते हैं, और उस हिसाब से फिर इसका आगे डिसाइड करेंगे कि इसे पूरे देश में लॉन्च करना है नहीं करना। तो सबसे पहले पायलट बेसिस पे इसे कुछ एरियाज में लॉन्च किया गया था। टोटल 55 प्री आइडेंटिफाइड क्लस्टर में से 12 क्लस्टर सेलेक्ट करे गए थे, जहाँ पर पायलट बेसिस पर इसको लॉन्च किया गया, यानी कि रिसर्च मॉडल के बेसिस पर। कि सबसे पहले देखते हैं किस तरीके से इसके रिजल्ट निकल के आते हैं और उस हिसाब से भी डिसाइड करेंगे कि पूरे कंट्री में इम्प्लीमेंट होगी या नहीं। अब इसका एक मेजर अपडेट आया था यूनियन बजट जो 2024 में आया था उसमें, और जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें रिवाइज गाइडलाइन जारी करी गई है 2025 में। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट एडिशन भी हुए हैं 2025 में, जैसे सबसे पहले तो पेरी अर्बन वेजिटेबल क्लस्टर का कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं ये। इसके अलावा ई-रूपी वाउचर का इंटीग्रेशन यहाँ पे किया है, और इसके अलावा एक मल्टी क्रॉप अप्रोच यहाँ पे लेके आए हैं। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं क्लस्टर क्या होता है। देखो, क्लस्टर का मतलब होता है, और यहाँ पे हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप की बात कर रहे हैं, मेनली वेजिटेबल्स वगैरह की, याद रखना, एक ऐसा स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया जहाँ पर किसी एक स्पेसिफिक वेजिटेबल क्रॉप की सबसे ज़्यादा खेती करी जाती है, उसको हम क्लस्टर बोलते हैं। जैसे अपने यूपी में, मैं अलीगढ़ में जैसे रहता हूँ, तो अलीगढ़ के बराबर में जो आगरा है, यहाँ पे मेनली आलू की खेती होती है, तो आप कह सकते हो कि वो आलू का क्लस्टर है। एक ऐसा स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया जहाँ पर केवल एक स्पेसिफिक वेजिटेबल क्रॉप को ही सबसे ज़्यादा उगाया जाता है लार्ज बेसिस पर, उसे हम बोलते हैं क्लस्टर। ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे हम वेजिटेबल की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो क्लस्टर है वो क्या है? हॉर्टिकल्चर क्लस्टर। ये ध्यान रखना। अब ये क्लस्टर नेचुरल भी हो सकता है, इंड्यूस भी हो सकता है। नेचुरल क्लस्टर का मतलब क्या हो गया कि ऑलरेडी उस जगह पर काफ़ी पहले समय से ही, यानी कि काफ़ी पुराने टाइम से ही जो किसान है किसी एक ही तरीके की वेजिटेबल को ग्रो करते आ रहे हैं, तो उसे हम नेचुरल क्लस्टर बोलते हैं कि भाई वहाँ तो पुराने वक्त से ही जो किसान है वो एक ही तरीके की वेजिटेबल लगाते हुए आ रहे हैं, उसे हम बोलते हैं नेचुरल क्लस्टर, जो पहले से एग्जिस्ट करता आ रहा है। लेकिन मान लो कोई एक ऐसी नई जगह है या कोई एक ऐसी जगह है वहाँ पे इस तरीके से एक ही तरीके की फसल नहीं उगाई जाती, यानी कोई एक स्पेसिफिक जो वेजिटेबल क्रॉप है उसे लार्ज स्केल पर नहीं उगाया जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट उस चीज़ को प्रमोट कर रही है कि भाई आप कोई एक स्पेसिफिक वेजिटेबल क्रॉप ही मेनली उगाओ और हम आपको प्रमोट करेंगे, तो उसको बोलते हैं इंड्यूस क्लस्टर, यानी कि जिसे इंड्यूस करा या प्रमोट करा है गवर्नमेंट ने। अब क्या फ़ायदा होता है, मान लो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, आगरा है, आगरा में मेनली आलू की खेती होती है, तो अब वहाँ पे आलू की आपको एक प्रॉपर वेल एस्टेब्लिश वैल्यू चेन देखने को मिलेगी, यानी कि आलू के बीज की अवेलेबिलिटी से लेकर के उसके बाद में एक सस्ती लेबर आपको वहाँ पे मिल जाएगी, इसके अलावा इम्प्लीमेंट वगैरह मिल जाएंगे जो आलू की फार्मिंग के लिए ज़रूरी हैं, फिर उसकी हार्वेस्टिंग के रिलेटेड जो भी इम्प्लीमेंट चाहिए, उसके बाद में उसकी मार्केटिंग, और वहाँ पे वैल्यू एडिशन के लिए फैक्ट्री वगैरह मौजूद है, चिप्स की फैक्ट्री है, नमकीन की फैक्ट्री है जहाँ आलू की नमकीन वगैरह बनती है, कोल्ड स्टोरेज बहुत सारे हैं। तो इस तरीके से जब कोई एक स्पेसिफिक क्रॉप लार्ज स्केल पर किसी जोग्राफिकल एरिया में ग्रो किया जाता है, तो जाहिर सी बात है उसी क्रॉप के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है वो वहाँ पे डेवलप हो जाती हैं, चाहे वो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रांसपोर्ट उसके रिलेटेड हो। जैसे मान लो कोई एक जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा केले की खेती होती है, तो कोई भी बंदा अगर अपनी फैक्ट्री लगाना चाहेगा, मान लो केले के चिप्स बनाने के लिए, तो वो कहाँ लगाएगा? वहीं तो लगाएगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा केले का उत्पादन हो रहा है, ताकि उसे रॉ मटेरियल भी सस्ते दाम में मिल जाए, तो वहीं के वही वो अपनी केले की फैक्ट्री लगा देगा।
ट्रांसपोर्ट वाला जो है वो अपना ट्रांसपोर्टेशन या अपने ट्रक वगैरह वहीं चलाना ज़्यादा प्रेफर करेगा, जहाँ उसे आसानी से जो है अपना काम मिल जाए, यानी कि माल आसानी से मिल जाए, लेके जा पाए वो। तो इस तरीके से एक क्लस्टर में एक प्रॉपर जो है वैल्यू चेन डेवलप हो जाती है, और काफ़ी कुछ उसको सरकार भी फिर प्रमोट करती है। ये स्कीम इसी बारे में है मेनली। ये जो स्कीम है इस पे मेन फोकस करा गया है कि सप्लाई चेन के प्रभावित होने की वजह से जो प्राइस में फ्लक्चुएशन होता है कुछ मेजर क्रॉप्स के रिलेटेड, उसको कंट्रोल करना है। तो ये जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि क्लस्टर का एक प्रॉपर वैल्यू चेन यहाँ पे डेवलप हो जाती है किसी स्पेसिफिक क्रॉप के रिलेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले जो क्लस्टर था उसे 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा था जब ये स्कीम नई नई लॉन्च हुई थी तब, एरिया के बिहाफ पे। लेकिन अब ये सिस्टम रिमूव कर दिया गया। तो पहले सिस्टम क्या था, पहले 3 कैटेगरी में क्लस्टर डिवाइड होते थे। जैसे एक होता था मेगा क्लस्टर, एक होता था मिडी क्लस्टर और एक होता था मिनी क्लस्टर। जो मेगा क्लस्टर होता था उन्हें मेगा क्लस्टर तब कहा जाता था जब क्लस्टर का एरिया 15,000 हेक्टेयर से ज़्यादा हो, यानी उस जोग्राफिकल एरिया में टोटल 15,000 हेक्टेयर एरिया ऐसा जो उस स्पेसिफिक किसी स्पेसिफिक क्रॉप को ही डेडिकेट कर रखा है, वही मेनली ग्रो हो रहा है। तो मेगा क्लस्टर के लिए एरिया 15,000 हेक्टेयर से ज़्यादा, और यहाँ पे जो मदद दी जाती थी वो लगभग 100 करोड़ की मदद जो है वो मिल जाती थी। मिडी क्लस्टर का एरिया बताया गया 5,000 हेक्टेयर से लेकर के 15,000 हेक्टेयर, और यहाँ पे 50 करोड़ तक की सहायता राशि जो है वो दी जाती थी। मिनी क्लस्टर की बात करें तो इसमें एरिया डिफाइन किया गया था 5,000 हेक्टेयर का, और 25 करोड़ तक की सहायता राशि मिलती थी। लेकिन अब 2025 की गाइडलाइन में पुराना सिस्टम हटा के नया सिस्टम लेकर के आए हैं जिसमें 2 चीज़ों पे फोकस किया है। पहला तो फार्म गेट वैल्यू और दूसरा पेरी अर्बन लोकेशन। इन 2 चीज़ों के हिसाब से क्लासिफिकेशन कर रखी है, 2 कैटेगरी बना दी है CDP 2025 के तहत। पहला हो गया इसमें मल्टी कोमोडिटी हाई वैल्यू क्लस्टर जो कि फार्म गेट वैल्यू पर बेस्ड है, और एक पेरी अर्बन वेजिटेबल क्लस्टर। अब पेरी अर्बन एरिया क्या होते हैं, देखो नॉर्मली जब हम शहर से बाहर जाते हैं तो एकदम से तो गांव आ नहीं जाता। पेरी अर्बन एरियाज वो होती हैं जो ना तो पूरे तरीके से गांव होते हैं और ना पूरी तरीके से शहर होते हैं। जनरली शहर से बाहर जब आप निकलते हो तो थोड़ा आगे जाने पर ये पेरी अर्बन एरिया आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि शहर से लगभग 50 से 60 किलोमीटर के दायरे में मौजूद होते हैं। गाँव तो काफ़ी दूर दूर होते हैं। तो इन्हीं पेरी अर्बन एरियाज में जो क्लस्टर ऑलरेडी चल रहे हैं या जिन्हें या फिर इंड्यूस करे जाएंगे सरकार के द्वारा, इन चीज़ों पर मेनली फोकस है। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात आती है मल्टी कोमोडिटी हाई वैल्यू क्लस्टर। ये क्या है, तो मल्टी कोमोडिटी हाई वैल्यू क्लस्टर में मेनली ऐसे क्रॉप्स पे फोकस किया गया है जिनकी एक्सपोर्ट वैल्यू अच्छी है, यानी कि बाहर एक्सपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्रीज़ में तो रिटर्न बढ़िया मिलता है। ऐसे क्रॉप्स पे यहाँ पे फोकस करा गया है। क्या क्राइटेरिया रखा है, देखो अगर आपको इस स्कीम का लाभ चाहिए, मल्टी कोमोडिटी हाई वैल्यू क्लस्टर जो स्कीम है इसके तहत, तो आपको सबसे पहले तो जो फार्म गेट वैल्यू है वो मिनिमम 100 करोड़ पर ईयर होनी चाहिए। फार्म गेट वैल्यू का क्या मतलब हो गया, देखो फार्म गेट वैल्यू का मतलब हो गया, अगर हम नॉर्मली बात करें, फार्मर अपने फील्ड पे क्रॉप ग्रो करता है, उसके बाद में उसकी हार्वेस्टिंग करता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन करता है 200 300 400 जहाँ किलोमीटर जहाँ पर भी मंडी होती है वहाँ पे उसको लेके जाता है, फिर उसको बेचता है। इस बीच में मिडलमैन वगैरह भी अपना कमीशन लेते हैं और इस सब में बहुत ज़्यादा खर्चा बैठता है। लेकिन मान लो फार्मर ने अपने खेत पर क्रॉप ग्रो किया और जो बायर था वो उसके खेत पे आया और खेत से ही अल्टीमेटली क्रॉप को खरीद के अपने साथ ले गया, तो इसमें जो किसान को इनकम हुई उसे हम बोलते हैं फार्म गेट वैल्यू। ये ध्यान रखना। फार्म गेट वैल्यू निकालने के लिए एरिया कितना है किसान के पास, एरिया मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्टिविटी जो कि पर हेक्टेयर निकलता है, और मल्टीप्लाई बाय प्राइस, इससे आप फार्म गेट वैल्यू निकाल सकते हो। फार्म गेट वैल्यू को समझना, याद रखना, फार्म गेट वैल्यू का मतलब है कि डायरेक्टली खेत में से ही अपने प्रोड्यूस को बेच के जो किसान को इनकम हो गई, उसे हम बोल रहे हैं फार्म गेट वैल्यू। इसे एक एग्जांपल से समझो, जैसे मान लो किसी जोग्राफिकल एरिया को टोमेटो क्लस्टर के तौर पे घोषित कर रखा है कि वहाँ पे मेनली टमाटर की खेती होती है। कितना एरिया है पूरे क्लस्टर का, मान लो 5,000 हेक्टेयर, और प्रोडक्टिविटी मान लो पर हेक्टेयर 20 मेट्रिक टन गई है, ठीक है, और रेट आ रहा है मान लो 15,000 रुपये पर मेट्रिक टन, ठीक है, यानी कि 15 रुपये किलो।
तो यहाँ पे फार्म ग्रेड वैल्यू आपने निकल के आई 150 करोड़, 150 करोड़ निकल के आई। अब यहाँ पे आपको एक बात बहुत ध्यान रखनी है कि ये जो स्कीम है मल्टी कमोडिटी हाई वैल्यू क्लस्टर, क्योंकि क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में ये दो कंपोनेंट यहाँ पे मेनली बनाती हैं स्कीम के, एक तो मल्टी कमोडिटी हाई वैल्यू क्लस्टर और पेरी अर्बन वेजिटेबल क्लस्टर। तो मल्टी कमोडिटी हाई वैल्यू क्लस्टर के तहत किसी भी क्लस्टर को बेनिफिट तभी मिलेगा जब उनका फार्म गेट वैल्यू मिनिमम 100 करोड़ रुपए होनी चाहिए पर ईयर, यानी कि डायरेक्ट खेत में से बेचकर ही जो क्लस्टर को ओवरऑल इनकम हुई है वो कम से कम एक साल में 100 करोड़ रुपए होनी चाहिए। अब जैसे हमारी इस टोमेटो वाले क्लस्टर के एग्जांपल में 150 करोड़ आया है एक साल में, टमाटर को डायरेक्ट खेत से बेचकर जो इनकम हुई है क्लस्टर को 150 करोड़ रुपए, तो इन्हें स्कीम का लाभ मिल जाएगा। यहीं पर अगर 70-80 करोड़ आता तो इन्हें स्कीम का लाभ नहीं मिलता। तो ये क्लस्टर आपका CDP 2025 के तहत एलिजिबल है। ठीक है, एक होता है पेरी अर्बन वेजिटेबल क्लस्टर। ये क्या होता है? देखो, पेरी अर्बन वेजिटेबल क्लस्टर में ये याद रखना पहले नहीं था, 2021 में जब स्कीम आई थी तब नहीं था, इसे भी 2025 की गाइडलाइन के तहत लेकर के आए हैं। अब इसमें मेन एम यही है कि रूरल मार्केट्स जो कि शहर से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, जहाँ पर मेनली खेती होती है, वहाँ से फल सब्जी जो हैं आते हैं, मेनली सब्जियों की बात कर रहे हैं ना, सब्जियाँ आती हैं शहर में और दुकानों में बिकती हैं जो वेजिटेबल शॉप्स होती हैं। लेकिन क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, बीच में पूरा ट्रांसपोर्टेशन लगता है, खर्चा काफ़ी ज़्यादा आता है, मिडिल मैन भी हो सकता है बीच में, वो अपने पास स्टोर करके रख लेते हो कि भाई मार्केट में जब दाम बढ़ जाएगा तब हम प्रोड्यूस को बाहर रिलीज़ करेंगे। तो ऐसे कि इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन मार्केट में देखने को मिलता है। इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने ये कहा है कि रूरल एरिया से तो जो सब्जी भाजी शहरों में पहुंच रही है ठीक है, लेकिन हम मेनली ऐसे एरियाज़ को आइडेंटिफाई करो, यानी कि पेरी अर्बन एरियाज़ में मौजूद क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई करो। पेरी अर्बन एरिया क्या है? 50 से 60 किलोमीटर के दायरे में ऐसे एरिया जो ना तो पूरे के पूरे शहर है ना पूरे के पूरे गाँव, यहाँ पे जो ऑलरेडी पहले से बने हुए क्लस्टर हैं या ऐसे क्लस्टर जिन्हें प्रमोट करा जा सकता है उनको आइडेंटिफाई करो, ताकि यहाँ पे ताज़ी सब्जियाँ उगा करके सीधे जल्दी से जल्दी जो है सीधे शहर में आके बिक सकती हैं। ट्रांसपोर्टेशन खर्चा भी कम है और ताज़ी सब्जियाँ फटाफट आके बेची जा सकती हैं। तो यही है, यानी कि सप्लाई प्राइस को रेगुलेट करा जा सकता है आसान तरीके से। अब ये चीज़ इन्होंने कुछ मेजर क्रॉप्स के लिए लेकर के आए हैं जिनका सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है प्राइस फ्लक्चुएशन। जैसे कई बार आपने देखा होगा टमाटर नॉर्मली 15, 20, 25, 30 रुपये किलो मिलता रहता है, कभी कभी ऐसा होता है कि भाई 90 रुपये किलो, 100 रुपये किलो, 200 रुपये किलो तक चला जाता है कभी कभी, बल्कि और ज़्यादा 300 रुपये किलो कि भैया टमाटर बहुत महंगा हो गया है। इसके अलावा प्याज में भी ये चीज़ देखने को मिलती है, कभी कभी ये चीज़ आलू में भी देखने को मिलती है। तो मेन तो इन्होंने 3 क्रॉप पे फोकस रखा है, टमाटर, प्याज और आलू। इसके अलावा कुछ क्रॉप और ऐसे हैं जिनका काफ़ी प्राइस फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, जैसे पत्ता गोभी है, ओकरा है, शिमला मिर्च भी बहुत महंगी बिकती है, बैगन है। अब यहाँ पे ये जो पेरी अर्बन वेजिटेबल क्लस्टर है, अब जैसे हमने क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में देखा कि इसके 2025 के तहत 2 कंपोनेंट हो गए। एक तो यही हो गया हमारा मल्टी कमोडिटी हाई वैल्यू क्लस्टर जो एक्सपोर्ट वैल्यू जिन क्रॉप्स की अच्छी है उन पे फोकस कर रहा है, और एक हो गया हमारा पेरी अर्बन वेजिटेबल क्लस्टर। तो ये जो पेरी अर्बन वेजिटेबल क्लस्टर है इसका बजट कितना है? 2000 करोड़ रुपए 5 साल के लिए रखा गया है। ये ध्यान रखना, प्राइस फ्लक्चुएशन किसी भी सब्जी का इसी वजह से होता है, सप्लाई चेन जब इफेक्ट होती है, क्योंकि पूरा ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, क्योंकि पहली बात तो ये कि शहर की एक्चुअल में जो खेती हो रही है वो रूरल एरिया में हो रही है। अब ये जो गांव है मेन, जिससे हम ढंग से गांव कह सकते हैं, वो शहर से होते हैं बहुत ज़्यादा दूर। अब वहाँ पे सब्ज़ी प्रोड्यूस हुई उसे शहरों तक भेजेंगे रेफ्रिज कंटेनर्स वगैरह में, बाकायदा उसके लिए प्रॉपर ट्रांसपोर्ट चाहिए जिसमें खर्चा भी ज़्यादा आता है, बीच में बहुत सारे मिडल मैन होते हैं, कुछ प्रोड्यूस को अपने पास रोक लेते हैं कि मार्केट में दाम बढ़ने दो तब रिलीज़ करें, तो इस सब की वजह से दाम बढ़ जाता है, जो कि एक तरीके से इलीगल चीज़ भी है। इसी को रोकने के लिए गवर्नमेंट ये लेकर के आई है। जैसे कि देखो यहाँ पे आप इसे समझ सकते हो कुछ इस तरीके से, जैसे मान लो ये एक अर्बन मार्केट है, ठीक है, जहाँ पे वेजिटेबल शॉप आपको देखने को मिल जाएंगी, नॉर्मली आप जाके सब्ज़ी खरीदते हो, ठीक है, यहाँ कंज्यूमर मौजूद है अपना। अब जब आप शहर से बाहर निकलोगे तो सबसे पहले पेरी अर्बन एरिया ही आते हैं, ऐसे एरिया जो ना तो पूरे तरीके से शहर है ना पूरे तरीके से गाँव। और आगे जब आप बढ़ते हो
और जब बिल्कुल ही 100-200 किलोमीटर बाहर चले जाते हो तब आपके रूरल एरिया, ये जिन्हें हम बाकायदा गांव बोलते हैं, वो स्टार्ट होते हैं। और खेती मेनली आपकी इन्हीं गाँवों में देखने को मिलती है, जो सब्जियां आपकी प्रोड्यूस हो रही हैं। अब यहाँ से यानी कि गाँव से जो शहरों में मौजूद दुकानें हैं, यहाँ तक की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, 100, 200, 300 किलोमीटर या और ज़्यादा। जबकि ये पेरी अर्बन एरिया जो होते हैं, ये अर्बन एरिया से 50 से 100 किलोमीटर की रेडियस में होते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी कम होता है। तो गवर्नमेंट ने यही कहा कि यहाँ से यानी कि रूरल एरिया से जो सब्जी भाजी शहरों में पहुँच रही है वो तो ठीक है, लेकिन हम फोकस करेंगे मेनली इन पेरी अर्बन एरियाज़ पर। यहाँ पे क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई करो, जो ऑलरेडी बने हुए हैं उन्हें भी, और जिन्हें प्रमोट करा जा सकता है वो उन्हें भी, और यहाँ से उगा करके सीधे मार्केट में भेजो अर्बन एरियाज़ में सब्जियों को। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम, बीच में मिडिल मैन्स भी कम, और फटाफट सब्जी मार्केट में पहुँचेगी, फटाफट बिकेगी। लेकिन कंडीशन इन्होंने यही रखी कि पेरी अर्बन एरिया में मौजूद जो क्लस्टर है, वहाँ से जो सब्ज़ी पहुँच रही है अर्बन एरियाज़ में मार्केट में दुकानों पर, कम से कम, अब जैसे कि यहाँ पे अर्बन एरिया में ये जो मार्केट में दुकान होगी, यहाँ पे केवल इस पेरी अर्बन एरिया के क्लस्टर से तो सब्ज़ी आ नहीं रही, और भी एरिया से आ रही होगी, लेकिन इस दुकान पर टोटल सब्ज़ी में से जितना भी ये बेचते हैं 50% सब्ज़ी इसी पेरी अर्बन एरिया से आनी चाहिए। तब ये पेरी अर्बन एरिया का जो क्लस्टर है वो स्कीम के लिए एलिजिबल होगा, पेरी अर्बन वेजिटेबल क्लस्टर स्कीम के तहत। ये ध्यान रखना, कम से कम 50% वेजिटेबल जो अर्बन एरिया की दुकान पर सब्ज़ी वाला बेच रहा है, उसकी 50% सब्जियाँ इसी पेरी अर्बन क्लस्टर से आनी चाहिए। ध्यान रखना, तभी ये क्लस्टर एलिजिबल होगा PUVC स्कीम के लिए। इसे ऐसे एग्जाम्पल से समझ सकते हो, जैसे मान लो कोई पेरी अर्बन क्लस्टर आइडेंटिफाई हमने कर लिया शहर से 60 किलोमीटर के रेडियस में, कि भाई ये इलाका है, यहाँ पे किसान टमाटर ज़्यादा उगा रहे हैं, ठीक है, तो जितना वो उगा रहे हैं ठीक है, और भी हम उसको प्रमोट करेंगे, और हमने उसे डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये टोमेटो क्लस्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे CDP स्कीम के तहत पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा, कोल्ड स्टोरेज वगैरह बनाए जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक फैसिलिटी इंप्रूव करी जाएंगी, वैल्यू एडिशन के लिए फैक्ट्री वगैरह लगवाई जाएंगी। लेकिन कंडीशन यही है कि इस क्लस्टर से जितना भी माल यानी कि जितना भी टमाटर इन शहरों के वेजिटेबल शॉप पे पहुंच रहा है, कम से कम उस वेजिटेबल शॉप पर आने वाली टोटल सब्जी का 50% जो बिक रहा है वो यहीं से आना चाहिए, इसी क्लस्टर से। तभी ये क्लस्टर एलिजिबल होगा स्कीम के लिए, नहीं तो लाभ नहीं मिलेगा। स्कीम इम्प्लीमेंट कैसे होगी? 3 लेवल यहाँ पे बनाए गए हैं। पहला तो नेशनल लेवल पर देखने के लिए नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, जो पूरे के पूरे फंड और ओवरऑल सुपरविजन देखेगा पूरे देश भर में। स्टेट लेवल पर स्टेट हॉर्टिकल्चर मिशन, जो ग्राउंड लेवल पर रियलिटी चेक करते हैं कि एक्चुअल में क्लस्टर उसे बोल तो दिया है उस जोग्राफिकल एरिया को, लेकिन वहाँ पे एक्चुअल में प्रोडक्शन उतना जा भी रहा है नहीं जा रहा, कोई स्कैम तो नहीं है, ये सब चीज़ें चेक होंगी। और ग्राउंड लेवल पर किसान जो एक्चुअल में प्रोडक्शन कर रहा है उसको प्रॉपर गाइडेंस और सपोर्ट देने का काम यहाँ पे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी करती हैं, जैसे कि कोई कोऑपरेटिव हो गया, कोई प्राइवेट कंपनी हो गई, FP हो गई, जिनसे किसान डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है। ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे फाइनेंशियल मदद मिलेगी किस तरीके से, तो ध्यान रखना, ये जो किसान जिस एजेंसी के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है जो किसानों की ग्राउंड लेवल पर मदद कर रही है प्रोडक्शन में, FPO है, प्राइवेट कंपनी है, कोऑपरेटिव है, इन्हें ध्यान रखना टोटल फार्मर गेट वैल्यू का 25% मैक्सिमम फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो दिया जाएगा। यानी कि फार्मर गेट वैल्यू यानी कि एक साल में डायरेक्ट खेत से क्लस्टर जितना बेच पा रहा है और जो उसकी इनकम हो रही है, कम से कम एक साल में 100 करोड़ होनी चाहिए मिनिमम FGV जो सेट करा गया है मिनिमम 100 करोड़ है। तो वो जो FGV है, टोटल FGV, उसका मैक्सिमम 25% फाइनेंशियल जो सहायता है वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज को दी जाएगी, FPO वगैरह। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मिनिमम FGV जो सेट कर रखा है 100 करोड़ है, तो 100 करोड़ का मैक्सिमम 25% दिया जाएगा, है ना। अब ये 100 करोड़ से और ज़्यादा भी हो सकता है, मिनिमम इन्होंने 100 करोड़ सेट किया है। अब ये 100 करोड़ का जैसे हम 25% देखें तो कितना हो गया, 25 करोड़, यानी कि 25 करोड़ फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो यहाँ पे दिया जाएगा। टोटल FGV का मिनिमम मतलब मैक्सिमम है ये,
टोटल FGV का मैक्सिमम 25% से ज़्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिलेगा। अब जैसे मान लो कोई क्लस्टर है और उसका मिनिमम FGV तो जैसे 100 करोड़ रुपए सेट किया है, हम मान लेते हैं कि उस पार्टिकुलर क्लस्टर का जो FGV है टोटल वो 100 करोड़ ही है एग्जाम्पल के तौर पर, तो उसका 25% हमने निकाल लिया, यानी कि 25 करोड़ तक की सहायता राशि मैक्सिमम मिलेगी। एक तो ये चीज़ होती है। दूसरा जो है वो ये कहा जाता है कि मिनिमम 40% जो प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट है उसका फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, वो भी फार्मर कंपोनेंट्स पर। फार्मर कंपोनेंट क्या होते हैं? खेती में किसान को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इम्प्लीमेंट है, अलग अलग दूसरी मशीन्स हैं, सीड, फर्टिलाइज़र, इरिगेशन सिस्टम, इन सब चीज़ों पर, यानी कि फार्मर कंपोनेंट्स पर फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा, लेकिन टोटल प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है उसका केवल उसका मतलब मिनिमम 40%, ऊपर भी हो सकता है लेकिन मिनिमम 40% मिल जाएगा। अच्छा, अब लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो 40% देंगे, लेकिन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को यहाँ पे 20% तो अपने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, FPO या कोऑपरेटिव को 20% तो यहाँ अपना पैसा खर्च करना पड़ेगा, और 20% जो है बैंक से लोन भी लेना पड़ेगा। ये दोनों चीज़ें दिखानी पड़ेंगी, तब यहाँ पे स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। यानी कि कॉस्ट, जो टोटल कॉस्ट है प्रोजेक्ट की, उसका 20% अपने रुपए खर्च करो, 20% लोन लो, और बाकी पैसा जो है वो सरकार की तरफ से मिल जाएगा। अब लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे इन्होंने एक पोर्टल बना रखा है, CDP सुरक्षा जिसे बोलते हैं, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे और पैसे की हेरा फेरी ना हो। सुरक्षा की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? सिस्टम फॉर यूनिफाइड रिसोर्सेज एलोकेशन, नॉलेज एंड सिक्योर हॉर्टिकल्चर असिस्टेंस। तो फुल फॉर्म हो गई इसकी सिस्टम फॉर यूनिफाइड रिसोर्सेज एलोकेशन, नॉलेज एंड सिक्योर हॉर्टिकल्चर असिस्टेंस, जिसे हम बोल रहे हैं CDP सुरक्षा। ये पोर्टल बनाया। अब यहाँ पे कोई भी किसान कोई भी चीज़ देख सकता है कि क्या एक्चुअल में सीन चल रहा है, कितने का E-रूपी वाउचर जनरेट हुआ, जो भी है। तो यहाँ पे होता क्या है, जो सब्सिडी है गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्टली फार्मर या वेंडर के खाते में DBT यानी कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र यहाँ पे होता है। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी या फार्मर को यहाँ पे डायरेक्ट कैश नहीं मिलेगा। यहाँ पे ई रूपी वाउचर जो है वो सरकार जनरेट करके देगी। जैसे मान लो, जैसे अभी हमने बताया कि 40% जो है मिनिमम 40% फाइनेंशियल असिस्टेंस फार्मर कंपोनेंट्स में मिलता है, जो खेती में इनपुट अलग अलग किसान को चाहिए होते हैं। तो मान लो किसान ने ये जो CDP सुरक्षा पोर्टल है वहाँ पे उसने रजिस्टर करा, और वहाँ पे उसने डिटेल डाली कि भाई इस तरीके से मान लो मेरे को ये चीज़ें चाहिए, और टोटल खर्चा मान लो निकल करके आया कि 10 लाख रुपए खर्चा निकल रहा है। तो अब यहाँ पे जो सरकार होगी वो डायरेक्ट किसान के खाते में एज सच वो नहीं डाल देगी, मतलब डायरेक्ट रुपए उसके खाते में नहीं आ जाएंगे कि वो डायरेक्ट रुपए निकाल ले। यहाँ पे ई-रूपी के वाउचर जनरेट होते हैं। किसान को करना, गवर्नमेंट जो है वो ई-रूपी वाउचर जनरेट करेगी ताकि कोई भी मनी का मिसयूज़ ना हो। किसान ई-रूपी वाउचर को दुकान वाले को दिखाएगा, अपना सामान लेगा, दुकान वाला उस वाउचर से अपने पैसे रिडीम कर लेगा, ये है। और उस वाउचर से केवल वो खेती के कंपोनेंट ही खरीदे जा सकते हैं, और कोई चीज़ नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। क्योंकि लोग नहीं तो करते क्या है, पैसा निकाल लेते हैं, दूसरे कामों में इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है KCC की स्कीम। अब ये किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में होता क्या है, लो इंटरेस्ट रेट पे किसानों को लोन मिलता है, तो करते क्या है, पैसा निकाल लेते हैं, लेकिन खेती के बजाय उसे दूसरे कामों में यूज़ कर लेंगे, उसके दूसरे अपने बिजनेस वगैरह में उस पैसे को लगा लिया, देखने वाला कोई है नहीं। उसके बाद में करते क्या है, वापस से चुका देते हैं, फिर निकाल लिया, फिर उसे दूसरे कामों में इस्तेमाल कर लिया। क्योंकि KCC में ई-रूपी वाउचर जनरेट नहीं होते ना, कि आपको वाउचर मिलेगा आप उसे खेती में इस्तेमाल करो। वहाँ तो आपको क्रेडिट कार्ड से डायरेक्ट आप पैसा निकाल सकते हो। तो लोग करती क्या है, पैसा निकाल के उसे दूसरे कामों में इस्तेमाल करते रहते हैं, फिर वापस से पे कर दिया, फिर दोबारा निकाल लिया, फिर पे कर दिया। तो ऐसा ना हो, बाकायदा वो पैसा आपका खेती में ही इस्तेमाल हो। इसके लिए जो गवर्नमेंट है यहाँ पे CDP सुरक्षा पोर्टल के तहत ई-रूपी वाउचर यहाँ पे जनरेट करती है। किसान दुकान वाले को ई-रूपी वाउचर दिखाएगा, उसे कोई और पैसा या पेमेंट यहाँ पे नहीं करनी है, बस ई-रूपी वाउचर दुकान वाले को दिखाओ और अपना सामान उठा लो, ये है। तो एक बढ़िया स्कीम थी ये भी। अब जैसे ये देखोगे, ये इसका पोर्टल है,
जैसे कितने का वाउचर जनरेट हुआ, कितना इसका अमाउंट था। जैसे ये एक वाउचर है 100 रुपये का, ये जो है ये 400 रुपये का है। तो इस तरीके से यहाँ पे आ जाता है। इसके अलावा ये इसकी वेबसाइट है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की, हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की। इसके अलावा अगर देखें तो ये देखो, ये तो खैर शॉप हो गई दुकान की, वेजिटेबल शॉप जो अर्बन मार्केट में आपको देखने को मिल रही है। इधर और देखें, ये देखो ये पेरी अर्बन एरिया, ऐसे एरियाज जो ना पूरी तरीके से गांव है और ना ही पूरे तरीके से शहर। इसके अलावा देखो इस तरीके से क्लस्टर आइडेंटिफाई कर रखे हैं। जैसे शोपिया सेब के लिए हो गया, मेन फोकस यहाँ पे देखो ना, जैसे शोपिया में मेन फोकस सेब के कल्टीवेशन पर है, कन्नूर है, लखनऊ है, नासिक सोलापुर जो है वहाँ पे मेन जो कल्टीवेशन है वो अंगूर का है। इस तरीके से यहाँ पे हर एक का दे रखा है। ये 2025 में जो गाइडलाइन आई है वो है। तो ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया।